इसी सागा में हम बेसमेंट में रहे और बेसमेंट में हम अप्रॉक्सीमेटली 7 महीने रहे और 7 महीने तक मेरा बेटा मेरे से छोटा वाला बेटा मेरे से हमेशा यही पूछता था कि पापा अभी दिन हो रही है रात हो रही है। ये जो चीज़ थी ना वो मेरे को ना दिल पे लगती थी बहुत ज़्यादा कि मैं बच्चों को क्या दे रहा हूँ। टेम्परेरी फीलिंग हमेशा ना हमारे दिमाग में रहती है कि सैस्काटून में रह रहे हैं तो अभी हमने ढंग से फर्नीचर नहीं लिया, कोई नहीं अभी टेम्परेरी रह रहे हैं, जब हम ओंटारियो जाएंगे तब हम कुछ करेंगे। फिर इसके बाद हम ओंटारियो में आ गए, अभी तो बेसमेंट में है, यहाँ क्या लेके करेंगे। या तो लॉन्ग रन के लिए सोचो कनाडा, अगर लॉन्ग रन के लिए सोचना है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इस तरीके से हम लटकते नहीं रहेंगे। Hello friends, welcome back to my yet another episode of सैस्काटून जर्नी। मैं अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, रात को मैं वीडियो बनाने की सोच रहा था, लेकिन मैं कल बहुत ज़्यादा थक गया था तो मैंने सोचा कि मैं कल सुबह सुबह ये वीडियो बनाता हूँ। दूसरी चीज़ ये एक तरीके का ना ये एडिक्शन है। जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो आपको लगता है कि हाँ यार दूसरी तरफ आपको कोई सुन रहा है, तो आप ना थोड़ा एक्साइटेड होते हैं। आपको लगता है कि हाँ यार मैं अब अपनी स्टोरी बताता हूँ। आपने सैस्काटून से ओंटारियो कैसे आया और मैं यहाँ पर कैसे सेटल हुआ 7 महीने के अंदर। मैं इससे पहले कि अपना वीडियो को आगे बढ़ाऊं, मैं चाहता हूं कि पहले आपको ये जानने का ज़रूर हक है कि मैं सैस्काटून को छोड़ के ओंटारियो क्यों आया। और इसके पीछे 5 मेजर रीजंस हैं जिसकी वजह से मैंने डिसाइड किया कि सैस्काटून मुझे छोड़ देना चाहिए। देखिए, कोई भी इमिग्रेंट आता है वो सोचता है कि उसके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं। वो ये सोच के आता है कि मेरे को एक अच्छी जॉब मिले, मेरे को घूमने की जगह बहुत अच्छी मिले, अच्छी हाउसिंग मिले, ऐसी जगह मिले जहाँ पर आप घर खरीदें और वो अप्रिशिएट भी हो, और ओवरऑल एक पीस ऑफ माइंड मिले। सबसे पहला पॉइंट, स्मॉल जॉब मार्केट। सैस्काटून के बेसिकली फार्मर बेस्ड एक जगह है, वहाँ पर कॉरपोरेट कल्चर कम है। वहाँ का अगर आप देखेंगे डाउनटाउन भी बहुत छोटा है। तो प्रॉब्लम उसके साथ ये है कि अगर आप इस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि जी आपको अपनी ट्रेड की जॉब मिल जाए तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप पूरे कनाडा के अंदर आपकी 3 सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेज मिलेंगे। सारे कॉर्पोरेट ऑफिसेज या तो मॉन्ट्रियल के अंदर हैं, ओंटारियो के अंदर हैं, या आपका वैंकूवर के अंदर है। तो ये कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर आपको कॉर्पोरेट ऑफिसेज मिलेंगे। और हम इंडियंस सारे के सारे कॉर्पोरेट कल्चर को बिलोंग करते हैं। हम सब चाहते हैं कि हम लिखाई पढ़ाई का काम करें। हेड ऑफिस सारे के सारे मिलेंगे, वो आपको इन सिटीज़ में ही मिलेंगे जो मैंने अभी लिस्ट आउट करी। दूसरा पॉइंट आता है वेदर। सैस्काटून का तो आपको मैंने वेदर बता ही दिया कि -45 -35 के करीब जाता है, जो कि लॉन्ग रन के लिए मेरे को सूट नहीं करता था, मेरी फैमिली के लिए। तो मैंने सोचा कि सैस्काटून इज़ नॉट द राइट प्लेस फॉर मी। ओंटारियो वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत अच्छा है। यहाँ पर मिनिमम टेम्परेचर 20 -25 के आसपास जाता है, जो मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा नहीं है। जियो लोकेशन की बात करता हूँ सैस्काटून की, तो सैस्काटून एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहाँ पर आसपास कुछ खास है नहीं। और पास में रजाइना है। रजाइना भी बहुत ज़्यादा हैपनिंग प्लेस थी नहीं, छोटी सी सिटी है। तो इसके पास जो एक हैपनिंग जगह आती है जो कैलगरी है, एडमिंटन है, वो अच्छी खासी दूर है। वो 500 किलोमीटर का रन है, और बार बार 500 किलोमीटर ड्राइव पे तो आप जा नहीं सकते। सैस्काटून में दिक्कत ये थी कि आप एक सिटी के अंदर हैं, उसके बाहर आसपास बहुत दूर दूर तक कोई दूसरी सिटीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा ना इतनी एडवांस नहीं है। तो कोई भी आदमी जो दिल्ली बॉम्बे से आता है वो चाहता है कि यार कुछ थोड़ी हैपनिंग जगह हो जहाँ पर वो अपना एक घर वाली फीलिंग आए, तो वो आपको ओंटारियो में मिलती है। अगला पॉइंट है लेस इंडियन कल्चर। तो वहाँ पर इंडियन कल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर आपको खाने की चीज़ों में, इंडियन की खाने की चीज़ों में भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। आप अगर वहाँ पर कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स खुले हैं, मैंने सब ट्राई करे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा ये वीडियो देखने के बाद मेरी वाइफ बड़ी खुश होगी कि मेरी वाइफ उन लोगों से ज़्यादा अच्छा खाना बनाती है। उन्होंने रेस्टोरेंट तो खोल दिए हैं, लेकिन उन रेस्टोरेंट के अंदर ना वो बात नहीं है कि वो खाना, बटर चिकन आप ऑर्डर करोगे तो ऑरेंज कलर की करी मिलेगी, बिल्कुल ऑरेंज मीठी करी मिलेगी। तो वो जो खाने का टेस्ट है ना, वो आपको ओंटारियो में मिलेगा। लास्ट जो आती है चीज़ विच इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इफ़ यू वांट टू ट्रेवल टू इंडिया यू विल हैव टू चेंज 2 फ्लाइट्स।
तो आप फंस गए हैं। आपको अगर इंडिया जाना है, यहाँ से आप 3 घंटे की फ़्लाइट पकड़ेंगे ओंटारियो के लिए और टोरंटो से फिर आप जाओगे इंडिया। तो मैं वो वाला हर्डल नहीं चाहता था, मैं सीधा ये चाहता था कि मेरे को अगर डायरेक्ट फ़्लाइट लेनी है तो मैं टोरंटो से सीधा इंडिया की फ़्लाइट क्यों ना लूँ। अच्छा, ओंटारियो आने से पहले मेरे को ये बड़ी चीज़ क्लियर थी मेरे दिमाग के अंदर कि ओंटारियो में जा रहा हूँ तो ओंटारियो में एक्सपेंसिव एकोमोडेशन मिलेगा, एक्सपेंसिव ऑटो इंश्योरेंस मिलेगा। तो ये मेरे दिमाग में क्लियर फंडा था। तो मैंने यही सोचा कि यार मैं रिस्क लूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोग सैस्काटून में देखे हैं जो दिल्ली के हैं, बॉम्बे के हैं, वो ना घबराते हैं। एक बार कहीं वहाँ जॉब मिल जाती है तो वो वहाँ रुक जाते हैं। देखिए, मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन ये मेरी सोच है। मेरे को ये लगता है कि हम लोगों को अपने आप को कम से कम 2-3 साल देने चाहिए एडवेंचर करने के लिए, तभी आप सेटल हो पाएंगे। क्योंकि रीज़न ये कि अगर आप ये सोचें कि यार मैं अब सैस्काटून में आ गया हूँ, अब मैं सेटल होऊंगा, मेरे को अगली जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो ये अगर आप सोचते रहेंगे तो आप फंस जाएंगे। क्योंकि देखिए, हमने इतना बड़ा रिस्क लिया है, हम अपना घर छोड़ के इंडिया से यहाँ पर आए हैं, इतना बड़ा काम किया है हमने। इतना काम करने के बाद आप एक जगह आके कैसे ठहर सकते हैं, कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क तो ले लिया। और जॉब का रिस्क, जॉब तो देखिए इंडिया में भी बतेरी मिलती हैं, यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगी। तो आप एक जगह कैसे सेटल हो सकते हैं जब तक आपको अपनी पसंद की चीज़ ना मिले। मैं जब जा रहा था तो जितने भी इंडियंस थे वहाँ पर, वो मेरे को बड़ी आस की नज़रों से देख रहे थे। अरे यार, ये कल आया और ये चला भी गया, हम यहाँ पर 3 साल से हैं यार, ये बड़ी हिम्मत दिखा रहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी जगह ठहरिए मत, आप चलते रहिए। जब आपको लगे हाँ दिस प्लेस इज एप्ट फॉर मी, देन यू सेटल डाउन। सैस्काटून टू टोरंटो की हमने फ़्लाइट पकड़ी। मैं एंटरप्राइज नाम की एक कार रेंटल कंपनी में गया। मैंने वहाँ पर एक इनकी वैन होती है, काफ़ी बड़े साइज़ की है, टोयोटा सिएरा। मैंने टोयोटा सिएरा करी, सारा सामान उसमें लोड किया। ड्राइविंग लाइसेंस मेरे पास था ही, मेरा सैस्काटून का वैलिड था। मैंने गाड़ी निकाली, सारा सामान बच्चों को भरा, सब कुछ भरा। मैंने सैस्काटून से ही अपने लिए एक एयरबीएनबी बुक करा दिया था। मेरी जो जॉब थी वो मेरी हैमिल्टन के अंदर जॉब थी, लेकिन मैंने अपना होमवर्क करा था और मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं मिसिसागा रहूँगा, क्योंकि मिसिसागा एक ऐसी जगह है जहाँ पर मेरे को ईज़ रहेगा। मेरे को जो मेरी जॉब है वो टोरंटो, ब्रैम्पटन और मिसिसागा में लग सकती है। तो मैंने ये कहा था कि ये मेरी जो जॉब रहेगी हैमिल्टन के लिए, मैं टेम्परेरी रख के चलूँगा और मैं बेशक अपना अप एंड डाउन करूँगा फ्रॉम मिसिसागा टू हैमिल्टन, जो अप्रॉक्सीमेटली वन वे 60 किलोमीटर्स पड़ता है। तो मैं 120 किलोमीटर्स 7 महीने के लिए 120 किलोमीटर्स बैक एंड फोर्थ रोज़ किया है। अब आप कहेंगे यार 120 किलोमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा नहीं होता। अगर आपको मैं बताऊं कि मैं इंडिया के अंदर 32 किलोमीटर्स वन वे साउथ दिल्ली टू गुड़गांव करता था, जिसके लिए मेरे को 2.5 घंटे लग जाते थे। यहाँ पर मैं 40 मिनट्स के अंदर 60 किलोमीटर्स कवर करता था, क्योंकि यहाँ पर सब लोग लेन ड्राइविंग करते हैं। यहाँ की रोड्स का एरिया आपके ट्रैफिक के एरिया के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है। तो आप लेन ड्राइविंग करते करते 120 किलोमीटर्स 100 किलोमीटर्स की स्पीड से नॉन स्टॉप ड्राइव करते हैं और आप फटाफट 40 मिनट के अंदर अपनी जगह पे पहुंच जाते हैं। जो मेरी वाइफ की फर्स्ट कज़न यहाँ पर मिसिसागा में रहती थी, तो उन लोगों ने हमारी बड़ी हेल्प करी घर ढूंढने के अंदर। अभी ये जगह को देखेंगे, हम बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। किसी जगह $2200-2300 देकर एक हाई राइज बिल्डिंग में हम रेंट पे ले लें, तो हमने ये डिसाइड किया था हम वो नहीं करेंगे। हम इनिशियली पहले बेसमेंट में रहेंगे। तो हम मिले एक श्रीलंकन फैमिली के साथ। हमने उनका घर देखा, उनका घर ठीक था, 2 बेडरूम अपार्टमेंट था उनका, 2 बेडरूम प्लस डैन। तो हमने वो बेसमेंट 6 मंथ्स की लीज पे साइन किया। लैंडलॉर्ड ने हमें बहुत ज़्यादा पुश किया कि हम 1 साल की मिनिमम लीज साइन करें, लेकिन हम बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं थे कि हमको बेसमेंट कैसा लगेगा। देखिए, हम इंडिया से आते हैं, हमारे यहाँ पर बेसमेंट नाम का कोई कल्चर नहीं होता। बेसमेंट हमें कैसा लगता है, हमें पसंद आए नहीं आए, तो हमने सोचा कि यार थोड़ा सा हम रुक जाते हैं और हम कोई ऐसा हम कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट साइन नहीं करते जिसमें हम फंस जाएं। तो हमने 6 महीने का ही सिर्फ साइन किया। बेसमेंट एक ऐसी एकोमोडेशन है जो 95% इमिग्रेंट्स सबसे पहले इनिशियल डेज के लिए ऑप्ट करते हैं। तो ये सोचते हैं हम कनाडा अभी आए हैं, ये हमारी लाइफ का फर्स्ट फेज़ है, तो हमने यही सोच के डिसाइड किया कि हम यहाँ इस जगह को थोड़ा टाइम देंगे। हर एक की अपनी चॉइस होती है। देखिए, बहुत लोग कई सालों तक बेसमेंट में रहते हैं, हम लोग नहीं रह पाए। अब आप कुछ भी कहिए,
लेकिन मैं इसको एक पॉजिटिव साइन कहूँगा, क्योंकि बेसमेंट हमें बुरा लगा, हमारा लैंडलॉर्ड हमें बुरा लगा, इसकी वजह से हम अपना नया घर खरीद पाए। टोयोटा सियरा वापस करने के बाद हमने एक छोटी गाड़ी हायर करी सिर्फ एक दिन के लिए। उसका नाम है फोर्ड फोकस, बहुत छोटी सी गाड़ी है। और वो गाड़ी हमने बेसिकली एक दिन के लिए करी थी, और एक दिन में आप मानेंगे नहीं कि मैंने रिकॉर्ड तोड़ सारी की सारी चीज़ें फाइनलाइज कर दी। सैस्काटून का ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करके मैंने ओंटारियो का ड्राइविंग लाइसेंस लिया। सेम डे ही जाकर मैंने 2-3 कार डीलर्स के पास गया, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं 1.5 महीने तक सैस्काटून के अंदर सड़कों पे पैदल चले हैं, टैक्सीज़ करी हैं हमने, मैं पैसा वेस्ट नहीं करूँगा, मैं जाते ही गाड़ी खरीदूँगा। मैं भी गाड़ी का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मेरे को भी कार्स के अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो मैंने भी मेरा भी मन करता है कि यार मैं ऐसी गाड़ी लूँ, मैं वैसी गाड़ी लूँ, मैं ये फ़ीचर हो वो फ़ीचर हो। लेकिन मैं शुरू से मेरे दिमाग में मेरा एक ये फोकस था कि मैं अपनी जो मेरा पेइंग पोटेंशियल है, जो मेरा क्रेडिट लिमिट है, मैं उसको लिमिट नहीं करूँगा कार के लिए। मैं अपने आप को ब्लॉक नहीं करूँगा $700-800 के लिए। जैसे मेरा फोकस ये था कि मेरे को यहाँ पर आकर घर लेना है जल्दी से जल्दी, इसलिए मैंने कार का कोई लोन नहीं लिया, और मैंने एक सेकेंड हैंड गाड़ी को ऑप्ट किया। मैं चाहता था कि मैं 5 सीटर एसयूवी नहीं लूँ, मेरे पास कम से कम 8 सीटर या 7 सीटर हो। वो क्यों? क्योंकि इंडिया से कई लोग आते हैं आपके पास, मेरे रिलेटिव्स आएंगे, कल को 2 आते हैं, 3 आते हैं, तो मैं ये नहीं चाहता था कि एक गाड़ी मैं अपनी चलाऊँ, दूसरी मैं टैक्सी हायर करूँ। तो मेरे पास एक ही गाड़ी हो जिसमें हम सब पूरी की पूरी फैमिली बैठें और हम एक साथ ही एक ही डेस्टिनेशन पे जाएं। तो इसीलिए मेरे सामने कुछ कार्स मैंने फाइनलाइज़ करी हुई थी, जिसमें से मैंने एक्यूरा MDX फाइनलाइज़ करी, और एक्यूरा MDX मुझे बहुत पसंद आई। आज भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ उस गाड़ी से। बेसमेंट की मैं अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बेसमेंट में आप जब जाते हैं तो एक तो बेसमेंट की सीलिंग काफ़ी नीचे होती है, दूसरी चीज़ ये कि बेसमेंट के जो घर जितने पुराने होते हैं उनकी विंडोज़ उतनी ही छोटी होती है। तो मैं जिस घर में रह रहा था उसकी विंडो बहुत छोटी थी, क्योंकि वो जो घर था वो 25-30 साल पुराना था। बेसमेंट में जब आप रहते हैं तो आपको ना कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा आप ना डिप्रेस होने लग जाते हैं। आपको ऐसा लगता है जैसे हम ना किसी केव में हैं, हम कटे हैं दुनिया से। क्योंकि आपको ना वहाँ पर हमेशा 24 आवर्स आपको लाइट जलानी पड़ती है, आपके पास नेचुरल लाइट नहीं आती है। आप जब बेसमेंट में रहते हैं, मतलब आप ये समझिए कि आप एक घर की फाउंडेशन में रह रहे हैं। हर रोज़ मेरे बच्चे चीखें मारते थे कि पापा बचाओ, स्पाइडर आ गया है, ये स्नेक आ गया है, कभी कुछ आ गया है, क्योंकि मैं हर रोज़ वहाँ पर ये कैटरपिलर मारता था। हर रोज़ मैं एक हंटर बन गया था, मैं हर रोज़ वॉर्म्स मारता रहता था। तो वो भी एक टफ फेज़ होता है। छोटा वाले बेटे ने 2 दिन तक तो चुप हो गया, उसको पता नहीं क्या शौक सा लग गया, वो बात ही नहीं करता था। हम कहते थे क्या हुआ, कहता कुछ नहीं पापा, मेरे को ये घर अच्छा नहीं लग रहा। तो ये जो चीज़ थी मेरे को थोड़ा पिंच करती थी। दूसरी चीज़, मेरा छोटा बेटा हर रोज़ मुझसे ये पूछता था कि पापा अभी दिन हो रहा है या रात हो रही है? तो नेचुरल लाइट तो होती नहीं है, आपकी सारी लाइट्स चलती रहती हैं, आपको पता ही नहीं है बाहर क्या हो रहा है। तो मेरे को ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा पिंच करती थी। श्रीलंकन जो लैंडलॉर्ड था वो भी इतना बकवास आदमी था, मैं आपको बताऊँ, उसे तंग करके रखा हुआ था। तो एक और घर था नायग्रा फॉल्स में, 2-2 दिन तक वो नायग्रा फॉल्स में जाके कभी कभी फैमिली जाके रहने लग जाती थी। वो हमें बताता भी नहीं था, चले जाता था। सारे टेम्परेचर का कंट्रोल उसकी फ्लोर पे है, और कभी हमें टेम्परेचर कम करना पड़े, ज़्यादा करना पड़े, उसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम होती थी। लैंडलॉर्ड और मेरे बच्चे ये एक ड्राइविंग फोर्स थे जिन्होंने मेरे को पुश किया कि मैं इस बेसमेंट से बाहर निकलूँ। बेसमेंट में रहते रहते बहुत सारा डिप्रेशन हो जाता है, और हमने उस डिप्रेशन को हटाने के लिए हमने नाइट राइड पे जाने लगे, लॉन्ग ड्राइव। रात को हम निकलते थे ड्राइव पे, कभी मिसिसागा, कभी ब्रैम्पटन, कभी बर्लिंगटन। कुछ वीडियोस डाले हैं, आप देखिए, आपको अच्छे लगेंगे। बोर होते हैं तो बता दीजिएगा, कम कर दूंगा वीडियोस। रूपाली और मैंने फाइनली बैठ के सोचा कि यार हमें करना क्या है, हमें इस बेसमेंट में आगे कितने टाइम निकालना है। हमारी फैमिली बेसमेंट में नहीं रह सकती। उसके 2 अल्टरनेटिव हो सकते हैं,
या तो हम इसको बेसमेंट से निकल के किसी हाई राइज बिल्डिंग में एक अपार्टमेंट ले लें जो कि 2200 2400 के आसपास हमें पे करना पड़ेगा, या हम इसी पैसे को यूटिलाइज करते हैं, हम क्यों ना एक घर खरीदने की कोशिश करते हैं। हम अपनी मार्केट क्रेडिबिलिटी देखते हैं कि यार हमारी मार्केट क्रेडिबिलिटी है क्या, हमारी हाउस होल्ड इनकम क्या हमें एलिजिबल बनाती है किसी घर खरीदने के लिए। तो हमें पता लगा कि भाई हमारा क्रेडिट स्कोर ठीक है, हम एक घर, बहुत बड़ा घर तो नहीं, हम एक डिसेंट घर तो खरीद सकते हैं। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर रेंटिंग अ हाउस वी शुड प्रेफर टू बाय अ न्यू हाउस। इसके पीछे एक रीज़न था कि मैं अब रेंट पे रहता हूँ, मैं $2200-2400 हर महीने की देता हूँ, उससे मेरे को क्या बेनिफिट। 4 महीने हम बेसमेंट में रहे, 5th महीने में हमने घर फुल फ्लैश, हमने पूरे एफर्ट्स के साथ हमने घर खरीदने के लिए खूब एक्सरसाइज करी। हमने रियल्टर पकड़ा, उसने हमें कितनी जगह विजिट कराया, बहुत जगहों में हमने जाके बिडिंग करी, और फाइनली आकर हमने 1 महीने के स्ट्रगल के बाद हमने एक घर के लिए बुकिंग करा दी। और उसके बाद हमने अपने बेसमेंट को टाटा बाय बाय कर दिया। तो आपका अपना घर हो जाता है, तो आप उसमें अपने शौक से चीज़ें खरीदते हैं, आप अपने घर को डेकोरेट करते हैं। आपको ये लगता है ये मेरा घर है। 7th मंथ में घर खरीदना डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आपको ये डिफ़िकल्टी हमेशा आएगी। ज़रूरी नहीं है कि आपने सोचा कि मेरे को 2 साल में मेरी इतनी हो जाए इनकम तब मैं घर खरीदूँ। ज़रूरी नहीं है, आपके हिसाब से ही सारी चीज़ें होंगी। तो कई बार आपको एक ना डेडलाइन फिक्स करनी पड़ती है कि इस टाइम तक मैं अपने आप को इतना टाइम दूंगा, नहीं तो उसके बाद मैं घर खरीद लूँगा। तो मैंने कई लोग देखे हैं यहाँ पर 4-4 5-5 साल से रेंट दे रहे हैं, और वो रेंट का ना कोई फ़ायदा नहीं होता, वो आपका रेंट वेस्ट हो रहा है। अगर आप 4 साल पहले, और देखिए आप 4 साल बाद भी घर खरीदेंगे, आपके लिए तब भी घर खरीदना मुश्किल होगा। मान लीजिए आपका आज $1 लाख आपका पे पैकेज है, 3 साल के बाद आपका जब पैकेज 1.5 लाख होता है, तो आप क्या सोच रहे हैं, क्या घर के प्राइसेस बढ़ेंगे? नहीं, आपको तब भी डिफ़िकल्टी आएगी घर खरीदते वक्त। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि जितनी जल्दी घर खरीद लें बेटर है। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे को बताइए। जिन लोगों ने मुझे अभी ज्वाइन किया और जो मेरी सैस्काटून की स्टोरी नहीं जानते, वो लोग मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप उसको जाके मेरी पुरानी स्टोरी भी देख सकते हैं। अभी के लिए इतना, आज बहुत सारा काम है, आज कॉस्को जाना है, बहुत सारी शॉपिंग करनी है, तो आज मेरी छुट्टी थी, मैंने फटाफट वीडियो शूट किया, और अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। मैं आपको बताऊँगा मैंने अपने घर खरीदने से पहले किन किन चीज़ों को मैंने प्रायोरिटाइज़ किया, मेरे दिमाग में क्या क्या चीज़ें थीं, मैं किस प्रोसेस से गुजरा, और फाइनली मैंने घर कैसे खरीदा, वो पूरा का पूरा आपको प्रोसेस मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो फ्रेंड, इस वीक के लिए इतना, और नेक्स्ट वीक मैं आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा।